पिछले दिनों भाजपा की असम में ऐतिहासिक जीत हुई। इसके अलावा देखा जाए तो एक तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व में एक तरह से दरवाजा खुला है। आने वाले वक्त में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और देखा जाए तो अगले साल जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उस पर भी खास नजर है। आखिर इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच बढ़ रही है, किस तरह से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राम माधव जी। असम से अगर हम अपनी बातचीत शुरू करें तो जिस तरह की रणनीति, जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी की थी, क्या पूरी तरह वो जमीन पर उतरी, परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे और इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका कही जा रही है? देखिए, चुनाव में रणनीति का एक महत्व जरूर होता है, पर केवल रणनीति से चुनाव जीता नहीं जाता है। चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत लगती है और अच्छे जनता को प्रभावित करने वाला एक एजेंडा लेकर जनता के सामने जाना पड़ता है। और हमारे संदर्भ में जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इन दोनों चीजों के अलावा हमारे पास एक ऐसा मोदी जी का एक अपना नेतृत्व का व्यक्तित्व है और एक अच्छा राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन तमाम मुद्दों के आधार पर हमने असम में एक अच्छी जीत हासिल की है। असम का जीत बहुत सही वक्त पर आया भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक प्रकार से मोदी जी का 2 साल के सरकार के लिए एक तोहफा के रूप में, 2 साल पूरा होने के समय पर एक गिफ्ट के रूप में देश की जनता, असम की जनता ने ये दिया है। तो जनता का जो विश्वास इस सरकार पर है वो भी इस असम रिजल्ट से उजागर हुआ है। लेकिन काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और हम जानते हैं कि जो वहां सरकार है उसमें असम गण परिषद और बोडो पीपल्स पार्टी भी उसमें, उनकी अपनी विचारधारा है, उनके अपने एजेंडा है। तो कैसे तालमेल होगा, कैसे इस चुनौती को देख रहे हैं? जो असम के संदर्भ में मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के सामने गए थे, उन मुद्दों के संदर्भ में हम तीनों दलों का मत लगभग समान है। हमने 2 प्रमुख मुद्दा लेकर जनता के सामने गए थे। एक तो विकास का मुद्दा था। असम बहुत पिछड़ गया है। आज भारत के सबसे पिछड़े हुए राज्यों की संख्या में नंबर 4 पर असम है। तो पिछड़ेपन से बाहर असम को लाना है, असम में आर्थिक विकास लाना है, सामाजिक विकास लाना है। इस पर तो हम तीनों सहमत हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जो हम जनता के पास लेकर इस चुनाव में गए थे वो असम की पहचान, असम की संस्कृति, असम की जनता की सुरक्षा की बात। जो घुसपैठ लगातार उस राज्य में चलता है जिससे वहां के पहचान को ही एक खतरा आ गया है, उससे असम को बचाना, इस पे भी बोडो पीपल्स पार्टी और बोडो पीपल्स फ्रंट और एजीपी पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए उनका अलग विचारधारा है, हमारा अलग है, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत भिन्नता होती है, 3 अलग दल है, पर हम सब मिलकर एक साझा कार्यक्रम से सरकार करने का निर्णय किया है। लेकिन वो कैसे होगा, ये बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है, क्योंकि इस काफी संवेदनशील भी इसे राजनीतिक तौर पर कहा जाता है। इसको राजनीतिक तौर पर संवेदनशील बताकर इतने साल इस पर या तो उपेक्षा की गई है या इसको एक वोट बैंक के रूप में यूज करने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। भाई, संवेदनशील मुद्दा तो यह है कि भाई असम का भविष्य क्या होगा, वह असली संवेदनशील प्रश्न था। हम उस प्रश्न को एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक घुसपैठियों का प्रश्न है, पहला काम हम जो करने जा रहे हैं वह असम का जो बांग्लादेश से लगा हुआ सीमा है उसको पूर्ण रूप से हम बंद करेंगे। हमने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया है, होम मिनिस्ट्री ने अपने अधिकारियों को भी भेजा है। सरकार बनते ही पहला काम सीमा को पूर्ण रूप से बंद करने का हम करेंगे। उसके बाद अब एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की। उसके अंतर्गत वहां घुसपैठी कितने हैं उनको पहचाना जाएगा। पहचानने के बाद राज्य सरकार के अधिकार में जो एक लीगल अधिकार जो होता है उसके आधार पर कुछ कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। उत्तर पूर्व में एक तरह से पहुंच हो गई है भाजपा की और अब दूसरे राज्यों से भी कुछ सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। इम्फाल से ही कल संदेश आया, कल वहां से परिणाम जब म्यूनिसिपैलिटी के आए हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं अगर इसको हम कहा जाए कि एक तरह से उत्तर पूर्व में शुरुआत हुई है? तो बिल्कुल सही है। असम एक प्रकार से गेटवे है नॉर्थ ईस्ट के लिए और असम में इतनी बड़ी सफलता भाजपा को मिली तो इससे भाजपा का फुटप्रिंट पूरे नॉर्थ ईस्ट में और प्रबल होने की संभावनाएं बहुत दिख रहे हैं। और हमारा प्रयास भी आने वाले समय में होगा कि असम में अच्छी सरकार चलाते हुए
हमेशा असम पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नर्व सेंटर रहा है। तो वहां अच्छा शासन चलाकर और हमारा प्रभाव क्षेत्र आसपास के राज्यों में बढ़ाना है, यह हमारा प्रयास होगा। और मणिपुर का जो जिक्र आपने किया है, सही बात है। इम्फाल जो मणिपुर की कैपिटल है, राजधानी है, वहां के म्युनिसिपल इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी बराबर का टक्कर कांग्रेस को दी है। अच्छी संख्या में हमने सीट जीता है। संभव है इस समय एक हंग स्थिति वहां काउंसिल में है, संभव है कि हम वहां काउंसिल को भी हम हस्तगत कर पाएंगे। आने वाले दिनों में वहां असेंबली चुनाव है अगले साल के प्रारंभ में, उस समय तक पार्टी का और मजबूत करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत जो नारा जो भाजपा लगातार देती रही है, उस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इस नारे को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस मुक्त भारत एक लेवल पर एक इलेक्टोरल नारा है, यानी चुनावों में हर जगह कांग्रेस को हराना है। अब वह काम स्वयं जनता कर रही है। जहां भाजपा ताकतवर है वहां भाजपा को जनता समर्थन कर रही है। जहां भाजपा किसी कारण से नहीं है, ऐसे बंगाल में, केरला में, वहां भी जनता कांग्रेस को नकार रही है, दूसरे दलों को सत्ता दे रही है। एक प्रकार से कांग्रेस को हटाओ, कांग्रेस मुक्त भारत इलेक्टोरली एक जनता का नारा बन गया है। पर जब हम ये नारा देते हैं, इसका व्यापक अर्थ है, केवल चुनाव का प्रश्न नहीं है। एक राजनीतिक संस्कृति जिसको कांग्रेसी राजनीति कहते हैं, उसकी समाप्ति हम चाहते हैं, जिसमें वंशवाद की राजनीति होती है, भ्रष्टाचार की राजनीति होती है, स्वार्थ की राजनीति होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है। इन चीजों से मुक्त करके एक शुद्ध राजनीति देश को देना है, विकास केंद्रित राजनीति देश को देना है, डिलीवरी की राजनीति, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति देश को देना है। आज 2 साल बाद हम जनता के पास जा रहे हैं, हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। ऐसी राजनीति लाना है। कांग्रेस की राजनीति जो गैर जिम्मेदार राजनीति है, उससे देश को मुक्त करना है। त्रिपुरा में भी खबर आई है, वहां भी कांग्रेस के विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, इस तरह की खबरें आ रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में देखते हैं आप इसको? कांग्रेस की अंदरूनी विषय है, मुझे वास्तव में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जरूर कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी समस्या, खैर मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं बीजेपी की नेता के हैसियत से नहीं कहूंगा, पर एक नागरिक के नाते मैं ये कहूंगा कि भाई कोई भी दल अपने दल के अच्छे नेताओं को सम्मान नहीं देता। केवल 1-2 सरनेम सी उस दल के लिए महत्व के होते हैं, बाकी किसी को कोई महत्व नहीं होता। ऐसी राजनीति देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये चीजें कांग्रेस को स्वयं सोचना है। दूसरे मुद्दे पे आए, अगर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से विदेश में दौरे कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उससे एक बड़ा बूस्ट निवेश को हमारे यहां मिल रहा है और खासकर एक चीज और देखी जा रही है, जिस तरह से वहां बसे भारतीयों से प्रधानमंत्री का संवाद होता है और उसका भी एक अब खास महत्व है और उसमें आपकी भूमिका भी रही है। मैं प्रधानमंत्री जी के विदेश यात्राओं के 3 उपलब्धियां गिनता हूं। एक तो देश की समृद्धि के संदर्भ में, हमारे आर्थिक विकास, आर्थिक संपन्नता में इन यात्राओं से काफी बड़ा मदद मिल रहा है। और उसका एक कारण हम हमारे अर्थव्यवस्था को भी ठीक रखा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ दुनिया के तमाम बड़े अर्थव्यवस्थाएं एकदम लुढ़कड़ा रही है, गिर रही है। ऐसे समय में हम हमारे अर्थव्यवस्था को एकदम ग्रोथ के ग्राफ पर ठीक रखा है। और प्रधानमंत्री जी के प्रयास के चलते आज इन्वेस्टर कम्युनिटी में भारत के प्रति बहुत विश्वास निर्माण हुआ है। उसके चलते दुनिया का सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश के रूप में आज भारत खड़ा है। तो समृद्धि के संदर्भ में आज इन विदेशी यात्राओं से भारत को बहुत फायदा हो रहा है और अपने भारतवासी लोग भी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर आज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। दूसरा, देश की सुरक्षा का यंत्र बहुत मजबूत हो रहा है। आज आपने देखा MTCR के 35 कंट्रीज में हम भी आज शामिल हुए हैं। हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का और ज्यादा हमारे लिए फ्रीडम मिल रहा है। तो भारत की सुरक्षा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री के प्रयासों के चलते हमको बहुत फायदा मिल रहा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री है तो रक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े समझौता होने की संभावना है। तो एक सुरक्षा क्षेत्र हमको बहुत मजबूत हो रहा है। पर इन दोनों से भी बढ़कर एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत को बहुत फायदा हो रहा है, वो मैं कहता हूं सम्मान। जहां समृद्धि भी है, सुरक्षा भी है, वहां तीसरा देश का अपार सम्मान आज प्रधानमंत्री जी ने लाया है। केवल भारत को एक देश के नाते नहीं, दुनिया में जहां कहां भी भारतीय होता है उनका भी सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के बड़े बड़े लोग उन देशों के नेताओं को कह रहे, सिस्को कंपनी का मालिक
अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह दी है कि आपको मोदी साहब की सरकार से सीखना चाहिए। तो आज इतना सम्मान दुनिया में देश को मिला है, ये मोदी जी के विदेशी नीति के कारण ही हुआ है। अभी 12-13 तारीख को इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और कई महत्वपूर्ण एजेंडों की चर्चा है मीडिया में। क्या एजेंडे रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अब कुछ ही महीने दूर है? एजेंडा तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट इतना जरूर कहूंगा कि जनता ने जो इस राउंड के असेंबली चुनाव में एक अभूतपूर्व समर्थन हमारे पार्टी को दिया है, उसको लेकर हम उसके लिए जनता को धन्यवाद भी देंगे और उसके आधार पर पार्टी को नए क्षेत्रों में कैसे व्यापक पार्टी का फुटप्रिंट बढ़ाना है, उसको लेकर हम व्यापक चर्चाएं करने वाले हैं। विशेषकर जिसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक, उधर थोड़ा केरला जुड़े और इधर ऊपर में पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़े, तो देश के लगभग 200 पार्लियामेंट सीट इस क्षेत्र में आते हैं। जहां हमारी पार्टी पार्लियामेंट चुनाव में ज्यादा सफलता नहीं ले पाई, सीट्स में वोट अच्छा मिला है, सीट नहीं मिले हैं, तो इस बार हमारा प्रयास होगा वहां हमारे वोटों की संख्या भी बढ़े, सीटों की संख्या भी बढ़े। इस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे और 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देकर हम जनता के पास गए हैं, उसका एक आकलन करेंगे। आगे आने वाले दिनों में और व्यापक जनसंपर्क वगैरह की योजना हम बनाएंगे। तो क्या यूपी में मुख्यमंत्री के नाम, चेहरे, इस पे भी क्या कुछ बातचीत हो सकती है? दे भी कि नहीं दे, इस पे भी क्या कुछ? आने वाले 4 राज्यों के चुनावों की चर्चा जरूर होगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर और गोवा, इन राज्यों के चुनाव जो आने वाले हैं अब से 7-8 महीने के अंदर, उनकी तैयारियां हमारे पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। उसमें क्या क्या करना है, इस पर चर्चा होगी। अब जो विषय उठा रहे हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। एक मुद्दा बार बार प्रधानमंत्री उठाते हैं कि जो सरकार के कदम हैं, कोशिशें हैं, उनको लगातार सांसद और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर पहुंचाए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संवाद करके। इसको लेकर पिछले दिनों ये कहा जा रहा है कि ये उस बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। कैसे इस मुद्दे को देखते हैं और क्या कदम उठा रही पार्टी? बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। मैं कल गुजरात में था, हम विकास पर्व के अंतर्गत हम गुजरात गए थे, मैं और हमारे 2 मंत्री। हम सरकार के 2 साल की उपलब्धियां कहने के लिए गए थे, तो वहां के कार्यकर्ताओं ने हमको कहा कि भाई साहब, आपके आने से पहले 1 सप्ताह पहले यहाँ के जो सांसद जितने हैं उन्होंने ऑलरेडी गांव-गांव जाकर एक कार्यक्रम करके आया है। स्वयं राज्यों में जनता के पास जाना, एक तो जनता को सरकार के पहलों के बारे में जानकारी देना और जनता से फीडबैक लेना, ये प्रक्रिया हमारी जारी है। कहीं अगर कमी है, आप अगर कह रहे हो कहीं कमी है, तो उसको दूर करने का प्रयास जरूर होगा, पर जनता से निरंतर संपर्क रखना, स्पेशली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वह आग्रह प्रधानमंत्री जी का है, उस पर काफी अच्छा अमल हो रहा है। हम ये बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो आने वाले विधानसभा चुनावों की जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पे और कुछ सवाल पूछेंगे राम माधव जी से। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी से। राम माधव जी, साल में होने वाले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पे खास निगाहें होंगी, कितना महत्वपूर्ण होगा पार्टी के लिए, और एक रणनीतिकार के तौर पर अगर आपको देखें तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखो भाई, राजनीतिक दल के लिए हर चुनाव महत्व का होता है और हमारा दल, जहां तक हमारा प्रश्न है, हम हर चुनाव को
महत्व दे रहे हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो साइज में बहुत बड़ा राज्य है, 400 से ज्यादा विधायकों का राज्य है। वहां जीतकर वहां सरकार स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयास हमारे पार्टी से हम करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बात कही जाती है कि जहां भाजपा की कांग्रेस से सीधे टक्कर होती है वहां तो भाजपा बहुत अच्छा करती है, लेकिन जहां रीजनल पार्टियां होती हैं वहां पे कहानी कुछ अलग हो जाती है। हम दक्षिण राज्यों की बात करें तो वहां तमिलनाडु और जो है केरल में जिस तरह के परिणाम है, इस संदर्भ में कैसे देखते हैं? जहां रीजनल पार्टीज है वहां हम हमारी स्थिति को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम बहुत ताकतवर थे, आज खराब हो गया। जैसा आपने तमिलनाडु को उदाहरण दिया, हम बहुत ताकतवर थे ही नहीं, वहां हमारी ताकत कम थी, तो हमारा ताकत बढ़ाने की जरूरत है। इस महत्व को हम, इस वास्तविकता को हम समझते हैं। वैसे तो उन राज्यों में नुकसान तो कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। मैंने जैसा पहले भी कहा, आज एक व्यापक कांग्रेस मुक्त भारत की मानसिकता देश भर में हो गई है, इसलिए उसका फायदा रीजनल पार्टीज को भी मिल रहा है। जहां हम ताकतवर नहीं है, जहां हम ताकतवर है तो फायदा हम ही को मिल रहा है। तो इस परिस्थिति को हम भी आकलन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, कोरमंडल कोस्ट में हमारा फुटप्रिंट बढ़ाने का प्रयास होगा, वहां हमारा ताकत बढ़ाने का प्रयास होगा। लेकिन जहां सरकारें हैं, जैसे गुजरात की हम बात कर लें, वहां से कुछ जो है अनुकूल खबरें नहीं आ रही। आनंदीबेन पटेल, उनको हटाने की बात आती है। मैं गुजरात को अच्छी तरह जानता हूं। हर चुनाव से पहले आप लोग यही कहते हैं। मुझे याद है कि पहले चुनाव जो हुआ था 2012 का, उस समय भी यही खबर थी कि नहीं अब चीज बहुत ठीक नहीं है, मोदी जी को तकलीफ होने वाला है। हुआ यह था कि सर्वाधिक सीट जीतकर आ गए मोदी जी 12 में, अब 17 में भी यही होने वाला है। वहां पिछले 20 साल से वहां सरकार में भाजपा है, 1998 में जीता था, आज तक हारा नहीं है। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, 25 साल हम पूरा करेंगे बिना किसी संकोच के। और जरूर अभी हमारे 127 एमएलएस है उस असेंबली में, हमारा उससे अधिक ही एमएलएस लाने की क्षमता आज है। लेकिन जो पटेलों वाली समस्या नजर आ रही है, जो मुद्दा उठा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, समस्याएं है जरूर, सत्ताधारी पक्ष होने के नाते उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जाएगा। पटेलों के जो मांगे हैं उन पर कुछ हद तक समाधान ढूंढने का प्रयास हुआ है। 10% रिजर्वेशन की भी घोषणा वहां हुई है। उन समस्याओं का हम सामना करेंगे, बट जनता का समर्थन आज बीजेपी को एकदम पक्का आज भी प्राप्त है गुजरात में। जी, एक और मुद्दा रहा है जो लगातार सुर्खियां बनता रहा है कि कई बार पार्टी के कोई सदस्य, कोई सांसद कुछ इस तरह का बयान देते हैं जो एक असहज स्थिति पैदा करते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री भी अपनी चिंता जता चुके हैं। हम सावधानी रखेंगे। आज मीडिया का व्याप इतना ज्यादा है कि कोई प्राइवेट मीटिंग में कोई कुछ कहेगा तो भी खबर बन सकता है। तो सावधानी जरूर हम सब रखेंगे, रखना भी चाहिए। और सार्वजनिक जीवन में जो एक स्थान पर रहने वाले लोग अत्यंत संयम बरतने की आवश्यकता जरूर है। पर मैं आपको दूसरा भी पक्ष इसका बताता हूं, क्यों ये सारे विषय बड़े मुद्दे बन जाते हैं। कारण यह है कि इस सरकार के ऊपर अटैक करने के लिए विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए किसी ने भारत माता की जय बोलना अनिवार्य है ऐसा कहता है, उसको कंट्रोवर्सी बना के दिन भर टीवी में चलाते हैं। नॉन इश्यूज को भी इश्यूज बनाने का प्रयास हो रहा है, ये गलत है। मैं बिल्कुल आपका उस पक्ष से सहमत हूं कि सार्वजनिक जीवन में हमारा वक्तव्य, हमारा वाणी संयमित होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। पर हर चीज को विवाद बनाने का प्रयास जो होता है वो भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। ऐसे में हम देखिए, जिस तरह से हमने देखा जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर जिस तरह से मुद्दा रहा, अभी भी वो मुद्दा कायम है और एक तरह से राज्य सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव भी है। इन चीजों का ये राज्य विशेष की समस्याएं हैं। जैसा जाट आंदोलन तो हरियाणा विशेष की समस्या है, उस राज्य सरकार उस समस्या को अच्छी तरह उसका समाधान ढूंढने में लगा है। हम सबको सम्मत होने वाला समाधान ढूंढेंगे। अगर आखिरी में मैं जानना चाहूं कि केंद्र सरकार अपने 2 साल पूरे किए और जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड और तमाम सरकार सामने आकर अपनी उपलब्धियों को सामने रख रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं और अब 3 साल बचे हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? 2 साल में, पिछले 5 दशकों में कोई भी सरकार पहले 2 साल में जितना काम किया होगा उससे कई गुना अधिक काम हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने की है। और यही कारण था कि आज सर्वेस में यह आता है
कि 70% ही देश के लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार दोबारा आए, और हम आने वाले 3 साल में और अच्छा इस देश के लोगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने का प्रयास जारी हमारा रहेगा। हमारा ध्यान इस देश के बेसिक्स को ठीक करने में हमने ज्यादा ध्यान दिया था पिछले 2 साल में। इस देश का गरीब के जीवन ठीक करना पड़ेगा, उनको इस देश के अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाना पड़ेगा, इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। हम देश में 60% लोगों को टॉयलेट का एक्सेस नहीं होता था इस देश में, आज हमारे प्रयास के चलते यह बहुत हद तक यह समस्या एड्रेस हो गई है। हम रोड्स बना रहे हैं, हम सागरमाला के अंतर्गत पोर्ट्स बना रहे हैं, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। एक बार ये स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता ना, देश का विकास एकदम तेजी से आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 साल इस देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण 3 साल बनेंगे। लेकिन एक बात पार्टी खुद भी और सरकार भी महसूस कर रही है और कई मंचों से कहा भी गया है कि विकास की रफ्तार और तेज होती अगर मुख्य विपक्षी पार्टी साथ होती, और ये अभी भी कई मुद्दों पे, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, उसमें अभी भी गतिरोध की स्थिति ही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत ही राजनीतिक और संकुचित एक नैरो पॉलिटिकल एटीट्यूड लेकर मुख्य विपक्षी दल आज काम कर रहा है, और उसी का वो भुगत भी रहा है, लोगों की नाराजगी को भुगत रहा है, आज श्रिंक होता जा रहा है। वैसे तो मुख्य विपक्षी दल तक भी नहीं बन पाया, हमने ही तो उनको मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिया, फिर भी जो व्यवहार, जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिटिक्स जो उस दल का है, उससे देश को तो जरूर नुकसान हो रहा है, बट वो दल इतना समझ ले कि उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। लोग दिन प्रतिदिन उनको नकारते जा रहे हैं, पर देश के लिए कठिनाई हो रही है। जिस तरह से संसद का गणित है, राज्यसभा का भी गणित थोड़ा सा बदल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? विपक्ष को सद्बुद्धि आए, गणित के आधार पर नहीं, देश के हित के आधार पर पार्लियामेंट की कार्रवाई चले, यह अपेक्षा हम करते हैं। यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। गणित जब ठीक होगा, अब 2016 में तो ठीक होना नहीं है, कुछ और समय तक राज्यसभा में उनका मेजॉरिटी रहने वाला है, बट देश के हित के सामने गणित नए, हमारा दिल दिमाग काम करना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं हमारे विपक्षी दल देश हित के मुद्दे, जीएसटी जैसे मुद्दों पर सरकार के साथ हाथ मिलाएंगे और हमारे आर्थिक क्षेत्र के विकास में, देश की तरक्की में सहयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम माधव जी। और हमारे इस खास बातचीत में हम बात कर रहे थे भाजपा राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी से, और तमाम मुद्दों पे उन्होंने खुलकर बात की और निश्चित तौर पर कहा कि जिस तरह की चुनौतियां संसद और संसद के बाहर है, उस पर मजबूती से काम आगे बढ़ रहा है। हमारे इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।